आवाज आ रही है मेरी? हाँ, चलो सही है। तो चलो, आज हम लोग फिर अपनी मेकअप क्लास जो पिछले हफ्ते मिस हो गई थी, ये फिर उस दिन आए हुए थे। बेसिकली तुम्ही की ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे। उनको फिर हम अपने मुख्तलिफ आईसीज वगैरह और डेमोज जो बनाए हैं वो देने दे रहे थे। वो उस चक्कर में फिर क्लास जो है वो काफी टाइम निकल गया था उसका। तो अब ये कि आज एक छोटी सी क्लास हम कर लेते हैं, और उसमें जो चीज़ें हमने स्टार्ट की थी पिछले बार एक टॉपिक, उसको लेकर आगे चलते हैं। तो तुम लोगों को याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा कांस्टेंट चार्ज, वोल्टेज रीड आउट शुरू करा था। और इस पर बेसिकली तुम लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट भी दिया था। जो शक्ल निकली थी उस वक्त उस सर्किट की, वो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। फिर हमने डिस्कशन भी करी थी कि हमने सेंसर को कहीं यहाँ पर लगाया था। एक डिस्कशन भी हुई थी कि फीडबैक सिस्टम्स कैसे चलते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की अ, बातें हुई थी। तो अभी इसको पहले लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट। थियरी आपकी वेरिएबल कैपेसिटेंस थियरी, फिक्स डीसी, सीपी नॉट, सीपी वन एंड सीपी टू। यहाँ पर आपका फिक्स बायस वोल्टेज लगा हुआ है, और यहाँ पर वी हैड फीडबैक कैपेसिटर जिसको कि हमने सी एफ का नाम दिया था। और यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपके एम्पलीफायर का या ओटा का, उसको हमने ग्राउंड या किसी भी रेफरेंस वोल्टेज पर करा। The main thing about this amplifier was that its open loop gain is uh, pretty high. सही है, quite larger than one. So this OTA is slightly different from जो हमने देखा था पिछले दफा। Constant voltage, constant charge, sorry. This is supposed to be constant voltage charge readout. पिछली दफा जो हमने देखा था वो तो था कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीडआउट। हम चार्ज को स्केप नहीं करने देते थे। चार्ज के स्केप करने का क्या मतलब है कि जो भी था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। उन्हीं जो भी नोड्स हैं सर्किट की, इधर से उधर रीडिस्ट्रीब्यूट होके वोल्टेज चेंजेस क्रिएट कर देता था। लेकिन वहां से स्केप नहीं हो सकता था। यहाँ से हम चार्ज को स्केप होने दिया करेंगे। चार्ज पैकेट यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लो करेगा, एंड देन वी वुड टेक इट टू द आउटपुट नोड। सही है। तो हम चार्ज को रीड आउट करेंगे और वोल्टेजेस को जगह जगह कांस्टेंट रखेंगे। अब कौन सी जगहों को कांस्टेंट रखेंगे? पिछली दफा तुम लोगों से बात हुई थी, सो दिस वाज आवर वर्चुअल ग्राउंड नोड, वर्चुअल ग्राउंड नोड। सही है। सो दिस इज मतलब ऑलमोस्ट फिक्स्ड फॉर एसी ऑपरेशन। सही है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल ग्राउंड। ग्राउंड लगा नहीं है लेकिन हिलता नहीं है। अब इसकी काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि डायनेमिक्स के हिलना ना हिलना मतलब क्या है। तो हिलता तो है लेकिन इतना जरा सा हिलता है कि हम कहते हैं यार कि इट्स नॉट रियली वर्थ इट कि आप इसको मूव मूव होते हुए कहें। ठीक है। तो अब जैसे पिछले दफा भी हमने फीडबैक सर्किट्स को समझने की कोशिश करी थी, तो उसमें यही हुआ था कि भाई बेसिकली एक यहाँ पर चेंज इनपुट पे क्रिएट करी जाती है, फिर उस चेंज को फ्लो करने दिया जाता है थ्रू द फीडबैक एलिमेंट। This feedback element along with this high gain amplifier, it creates an output voltage. ये हमने पिछली दफा भी थोड़ा सा देखा था। और किसी वक्त जब साथ होंगे तो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू फॉलो। तो ये कि थोड़ा सा ना इसको रिपीट कर लेंगे। फॉर नाउ वी वुड जस्ट लाइक टू फॉलो मैथमेटिक्स। सही है। अब हम डायनेमिक्स इंट्यूटिव एंगल से अभी नहीं उस पर जा रहे। तो ये कि तुम लोगों ने ये शायद निकाला हो उस दिन
expression assignment में भी कि this was equal to सही है. So something like that came out. इसको आप क्या कहते हैं? अगर मैं इसको if this was V in, so V out over V in. Sometimes मतलब for a closed loop system there is a new term that is called the closed loop gain. Closed loop gain. इसी तरीके से जो A आप देख रहे हैं, so that is open loop gain. Open loop gain क्या है? Only the gain of your amplifier in the circuit. कि अगर एम्पलीफायर ऐसे ओपन होके पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक क्या गेन है भाई, वो ए. अब आपने कुछ यूं करके ऐसे फीडबैक ऐसे यूं 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 करके कुछ बना दिया, सो यहाँ से इनपुट से आउटपुट तक का क्या गेन है, दैट इज डिफाइंड एज द क्लोज लूप गेन. तो अगर यहाँ इनपुट वोल्टेज होता और मैं इसको यहाँ ले जाके रेशियो ले लेता, सो देन दिस वुड हैव बीन योर क्लोज लूप गेन. गेन इज ऑब्वियसली यूनिटलेस. तो जाहिर है वो कैपेसिटिव रेशियो से आपका वो आ जाता है. खैर इसको चलो थोड़ा सा आगे और हम देखेंगे. फॉर नाउ वी जस्ट लाइक टू फोकस कि ये अच्छा देयर इज आल्सो a minus sign here and this minus sign is due to this inverting configuration. ठीक है, इस पर भी हम आगे किसी वक्त दोबारा बात कर लेंगे. Let's just focus on this term. ये टर्म क्या कह रही है कि पहले एक तो C नॉट इज स्टिल देयर. सही है. हम लोगों को याद होगा कि पिछली दफा हमने जो 2T बूट स्ट्रैपिंग करी थी 2 टर्मिनल, उसमें C नॉट से हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जान छुड़ा ली थी. अवर मेन कंसर्न, अवर रीड आउट सेंसिटिविटी और द मेन टर्म्स ऑफ कंसर्न आर दीज. ये CM इज द मूवेबल कैपेसिटेंस. CF वो मैंने खुद लगाई है जिससे मैं इस चार्ज को जो CM से आया है उससे गुजार के कन्वर्ट कराऊंगा. सही है. तो need to remove C नॉट. क्यों? क्योंकि कर क्या रहा है, आपकी दफा भी कह सकते हैं C नॉट आपकी दफा ऊपर है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं. लेकिन जस्ट कंसीडर दिस. इस इक्वेशन में फर्ज करो अगर C नॉट नहीं होता तो आप क्या रखते? आप CF को रखते, रीड आउट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए CF को रखते एज स्मॉल एज पॉसिबल. अब आज तक तुम लोगों ने सबसे छोटी कितनी कैपेसिटेंस पे काम करा है लैब में? सर पीको माइक्रोफेरेड पिकोफेरेड देखी है? पिकोफेरेड से छोटी देखी है? सही. पिकोफेरेड तक देख लिया तुम लोगों ने ना. अच्छा, पिकोफेरेड कैपेसिटेंस जब तुम लोग ला के पीसीबी या ब्रेडबोर्ड पे लगाते हो, सो व्हाट डू यू थिंक कि ब्रेडबोर्ड पर जो पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस हैं, व्हाट आर देयर typical values? So they can be in between hundreds of pico to nanofarad. सही है. तो अब होता ही कि एक आध पिको आपने कैपेसिटेंस कहीं से आपने ला के पकड़ ही लिया, कोई सेरेमिक टाइप या टेफ्लॉन या कोई, चलो टेफ्लॉन इतना छोटा तो नहीं होता है, तो सेरेमिक टाइप आपने कुछ पकड़ ही लिया, लेकिन उसको जैसे ही आपने बोर्ड पे लगाया, सो देयर आर सो मेनी लार्जर पैरासिटिक्स कि वो 1 पिको अलग से शायद आपको पता भी ना चले. तो एज स्मॉल एज पॉसिबल, कई ये एज पॉसिबल वाला इशू कहाँ से आएगा? पहला इशू भी आएगा कि चिप के अंदर कितना कितना छोटा कैपेसिटेंस बन सकता है. सो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इनसाइड द चिप टू मेक अ कैपेसिटर. ये खुद तुम लोगों ने पढ़ना है जरा जाकर, फिर किसी और इस पे तफसील से बात होगी. मेटल इंसुलेटर, मेटल मॉम, ये भी खुद देखना है. टिप, पोली इंसुलेटर, पोली मेटल, ऑक्साइड मेटल. सही है. So these are different type of capacitances, and then you can always use MOSFET. Now remember analog 1. Yeah,
हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, अब आ रही है। हाँ, तो मॉसफेट को भी हम एज अ कैपेसिटेंस यूज कर सकते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि ये रेशो जितना ज्यादा बड़ा सा बड़ा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर आउटपुट जो है, ये रेशो जितना बड़ा होगा आउटपुट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हम सी एफ को एज स्मॉल एज पॉसिबल हम रखने की कोशिश करेंगे। फॉर नाउ लेट अस कंसीडर कि हम सी एफ को तो खुद बना रहे हैं ना, इट्स ऑन चिप कैपेसिटर। तो हम मिम से बना रहे हैं, और मिम में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी जो हम जिस टेक्नोलॉजी वगैरह टाइप चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लेट अस से कि उसकी 10 फेम्टोफैरड इज सीमेन। सी मिम का मिन जो है वो अभी हमारे पास 10 फेम्टोफैरड है। तो इससे ज्यादा छोटा करना जो है सी एफ को पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सी एफ को चलो यार 10 फेम्टो रख दिया, तो लेट अस अज्यूम के सी एम जो है, अगर इवन मैक्सिमम वैल्यू पे 1 फेम्टो भी चला जाता है सर ये नजर तो नहीं आ डिवाइडेड बाय रहा 10 नीचे फेम्टो। वाला। अच्छा अच्छा। तो सी एम अगर आपका जो है 1 फेम्टो तक चला जाता है डिवाइडेड बाय सी एफ 10 फेम्टो, दिस इज अ प्रेटी गुड रेशियो, दिस इज 100 मिली रेशियो। सही है। और अगर इफ वी हैव वी बी ऑफ 2 वोल्ट्स, so that's like 200 millivolts. That's a good signal. सही है, inside an IC. However, the problem is कि यहाँ तो ये सेटिंग हो गई, ये हो गया, ये सब हो गया। मसला ये कि अभी आप सी नोट को भूले नहीं जरा। सी नोट कहाँ बैठा है भाई? सी नोट सी एम के साथ बैठा है, सी एफ। अब आपने सी एफ को तो रख दिया कितना, अभी रखा आपने 10 फेम्टो। सी एम था 1 फेम्टो, तो वो तो सही हो गया, लेकिन सी नोट आप भूल गए कि दिस यूज टू बी 1 पीको। 1 पीको प्लस 1 फेम्टो डिवाइडेड बाय 10 फेम्टो। ये तो 1 पीको के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो गए। ये अब मुकाबला ये हो रहा है। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 100। योर सर्किट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। अब 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा, 200 वोल्ट थोड़ी है आपका आउटपुट पर आ सकता है। अब क्या मुसीबत हुई कि दिस थिंग इज किलिंग डायनेमिक रेंज एंड सैचुरेटिंग द सर्किट। अब मजबूरन हमें क्या करना होगा कि हमें सी एफ बड़ा रखना होगा। अब जब सी एफ बड़ा रख दिया तो सैचुरेट होने से तो बच गए, सी एफ पीको में कहीं रख दिया, लेकिन जाहिर है ये रेशो जो एक्चुअल सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहा था वो रेशो कम हो गया। तो अब सी नोट जो है इधर एक डिफरेंट तरीके से तंग कर रही है। पहले क्या करती थी, सी नोट आपका सिग्नल खा जाती थी। सही है। अब क्या कर रही है सी नोट कि अब वो ऊपर आके आपके सिग्नल को जबरदस्ती सैचुरेट करने पे जो है तुल गई। सो इट्स स्टिल a problem. I mean, C naught is still a problem. However, what is surprising कि आपने जब ये इक्वेशन निकाली ये वाली, तो आपको एक तो CP1 भी नहीं नजर आया इसमें, और CP2 भी नहीं नजर आया। सही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर इज CP1 एंड CP2? क्या ये गलती से कहीं से हमसे खुद से कंपनसेट हो गई है पैरासिटिक्स? कहाँ चली गई है? एनी आइडिया? CP2 कहाँ चला गया? CP2 तो तुम लोगों को याद होगा बहुत देर तक काम करता था। CP2 जब तक हमने वन टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग नहीं लगाई थी, CP2 तो जान ही नहीं छोड़ता था। CP2 कहाँ चला गया? सर CP2 के अराउंड वोल्टेजेस फिक्स्ड हो गए ना, पोटेंशियल डिफरेंस। CP2 कैसे? जब हमने वोल्टेज फिक्स कर दिया एक नोड पे और दूसरे नोड पे ग्राउंड है तो पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो एक पे तो ग्राउंड है, दूसरे पे फिक्स तो नहीं है। यहाँ पर तो ग्राउंड है, यहाँ पर सबस्ट्रेट पर, लेकिन यहाँ पर तो जीरो नहीं है। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है वोल्टेज। तो उसको अपनी टिपिकल जबान में कहते क्या? यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड है। एक तरफ इसके ग्राउंड है भाई, दूसरी तरफ वर्चुअल ग्राउंड है, यानी कि यहाँ भी तकरीबन वोल्टेज हिलता नहीं, तकरीबन वोल्टेज ग्राउंड पे रहता है। यहाँ पर तो रहती ग्राउंड पे। अब जब एक कैपेसिटर के दोनों तरफ वोल्टेज हिलता ही नहीं है, देन ऑब्वियसली इट्स गॉन। अगला सवाल ये CP1 क्या है भाई? सर इसके भी एक नोड पे ग्राउंड है और दूसरी तरफ हाँ, VB हमने एक फिक्स तरफ किया हुआ है। ग्राउंड है, इधर VB है, VB
DC voltage, so that's again an AC ground. तो CP1 भी निकल गया, तो CP1 तो पहले भी निकल जाया करता था, CP2 तंग करता था. दिस टाइम our virtual ground action minimize the effect of CP1. आप याद रखें कि जब भी किसी पैरासिटिक का इफेक्ट कम से कम करना है, चाहे पैरासिटिक रेजिस्टर का, चाहे पैरासिटिक कैपेसिटर का, और चाहे पैरासिटिक इंडक्टर का, आप उसको वर्चुअल ग्राउंड से टकरा दें. वो जो वर्चुअल ग्राउंड का इफेक्ट है कि कीप्स वोल्टेज कांस्टेंट, तो वो उसको मिनिमाइज कर देगा. लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू एनालाइज किस तरीके से ना उसको करना है. सही. तो अब यहाँ सी नॉट बहरहाल अभी भी तंग कर रहा है, CP2 इस वर्चुअल ग्राउंड एक्शन से हमने निकाल लिया है. सो another question that I have for you is what is the DC solution of this circuit? देखो थोड़े दिन पहले हमारी बात हुई थी कि जो भी सर्किट आए आपके सामने, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज के भाई मुझे जरा डीसी सोल्यूशन तो बताओ. डीसी सोल्यूशन से ही पता चलता है कि बायस कहाँ हुआ है सर्किट और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है. उसके बाद आप देखते हैं अच्छा बाउंड्री कंडीशंस वगैरह 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 क्या है, देन यू सी अच्छा यहाँ बैठकर मैं AC इनपुट देता हूँ तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, क्या होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज के डीसी सोल्यूशन क्या है. डीसी सोल्यूशन देखने के लिए आप क्या करते हैं, खाली डीसी चीजों को कंसीडर करते हैं. फॉर अ डीसी कैपेसिटर इज ओपन. ओपन सर्किट. तो ये हजरत हो गए ओपन, ये भी हो गया ओपन, ये भी हो गया ओपन, ये भी हो गया ओपन. अब सर्किट जो जिस शक्ल में आ गया वो तो कुछ शक्ल ऐसी बन गई कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे ग्राउंड लगा है, ये ओपन पड़े, VB तो बस यहाँ तक पहुंच रहा है, बीच में सारे कैपेसिटर्स हैं, ओपन है. सही है. और ये जो इधर फीडबैक वाला था वो भी ओपन है. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है इस सर्किट का. हु डिफाइंस द वोल्टेज हियर. कोई डिफाइन कर रहा है. देखो यहाँ एक कैपेसिटर था वो ओपन हो गया, यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर्स थे वो भी ओपन हो गए. हु डिफाइंस द वोल्टेज हियर. अब ये तो एक बड़ी खतरनाक नोड है यार. दिस इज द हाई सेंसिटिविटी नोड. यहाँ पर तो जरा सा डिफरेंस जो है दैट गेट मल्टीप्लाइड बाय द. अब मुझे ये कहने से तुम रोक नहीं सकते कि मैं कहूँगी यहाँ तो भाई 1 वोल्ट आया हुआ है. ऐसी आपके कहाँ से आ गया भाई, मतलब कहीं ऊपर से नाजिल हुआ है. लेकिन आप मुझे कहने से रोक नहीं सकते. मैं कहूँ 1 वोल्ट है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि यहाँ 1 वोल्ट नहीं है. ठीक है, तो आप मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते. अब मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ -1 वोल्ट, मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे 1 मिली वोल्ट है. सो यू कांट रियली से एनीथिंग अबाउट सच अ फ्लोटिंग नोड. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो अब जब कुछ भी हो सकता है, वो जब A से मल्टीप्लाई होके तो फिर वो तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी सैचुरेट हो सकता है और नीचे भी सैचुरेट हो सकता है. तो ये तो भैया ये किस टाइप का सर्किट है जिसका कि DC पर तो कोई दीनईमानी नहीं है. तो अब आपका सर्किट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है. अब अगर ऊपर कोई चेंज आती भी है CM वगैरह की, कहाँ वो रीड आउट करेगा, कैसे करेगा, वो तो कहानी खत्म हो गई. सो विदाउट अ प्रॉपर DC ऑपरेटिंग पॉइंट नन ऑफ द सर्किट कैन प्रॉपरली वर्क. हाँ कुछ सर्किट्स होते हैं जिनको हम स्विच कैपेसिटर कहते हैं, वो DC डिफाइन करते हैं बाय पीरियोडिक सेटिंग एंड रीसेटिंग ऑफ सर्टेन नोड्स. वो थोड़ा डिफरेंट क्लास है, वो हम पढ़ेंगे. सही है. तो अब क्या करें भाई सर्किट का, हाउ डू आई डिफाइन. मैं सर्किट दोबारा बना देता हूँ. अब मैं बस ये दो बना रहा हूँ कैपेसिटेंसेस, क्योंकि वो बाकी दो तो कंपनसेट हो गई ना, हमने देख लिया. हाउ डू आई डिफाइन DC फॉर दिस नोड. क्या करूं. अब इसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में वापस, आपके अंडरग्रेड में.
कौन सा फिल्टर है? लो पास, लो पास। ये कौन सा फिल्टर है? हाई पास। हाउ? कैसे कैसे मतलब क्या है? शक्ल याद है या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से का है? सर ये कह लें कि एक किस्म की शक्ल याद है कि पहले अगर आर आए तो फिर लो पास होता है, और पहले अगर सी आए तो हाई सही सही पास सही सही। अच्छा, अगर मैं ये प्लॉट करूं तो शायद जवाब बेहतर हो जाए। So this is F and this is XC. So it is something like this. क्या ये क्या बनाया मैंने, क्या प्लॉट किया है? What is XC? impedance of testing. रिएक्टेंस। सही है सही है। तो इम्पीडेंस क्या लेते हैं अभी, मतलब टोटल मिला के? वैसे तो प्रॉपर नाम रिएक्टेंस है। लेट अस अज्यूम कि इसमें रियल पार्ट और सब जो है ना वो शामिल है। सो लेट्स कॉल इट इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटेंस। तो जब एक डिक्रीजिंग चीज आपके साथ शंट कर रही है, यहाँ से कुछ आता था आगे, ये कुछ नहीं पिया करती थी, कुछ नहीं पीती थी ओपन सर्किट, और फिर जैसे जैसे आप आगे फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, पिए जा रही पिए जा रही, और एक वक्त आएगा जब बिल्कुल ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो आपके सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? शुरू में सही होगा और फिर गिर जाएगा। ये कौन साहब है? ये शुरू में तो कुछ जाने नहीं देते, सही है, और आखिर में बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाते हैं, सब कुछ जाने देते हैं। तो शुरू में तो कुछ देंगे नहीं, और फिर एक वक्त आएगा ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा शॉर्ट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, सही है। सो व्हेन यू हैव अ डिक्रीजिंग फंक्शन शंट विद द आउटपुट, सो ऑफ कोर्स वो आगे जाके डिक्रीज करेगा, एंड दैट्स लो पास। आगे जा रहा है, उनको अटेनुएट कर रहा है। हाई पास क्या है कि अब जब सीरीज में आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है, तो पहले रोका करता था, अब जाने दे रहा है, सही है। इम्पीडेंस की बात हो रही है ऑब्वियसली, अब बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया है, तो आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सो इसको अगर इस एंगल से देखा जाए तो, और अगर इसको थोड़ी देर के लिए रजिस्टर कंसीडर कर लो, देन दिस कैन बी हाई पास फिल्टर की। यहाँ से इनपुट आई है और यहाँ से गुजर गई है। सो ये तो होते थे पैसिव फिल्टर्स। दिस इज एन एक्टिव फिल्टर जिसके अंदर ये आपका एम्पलीफायर लगा हुआ है फीडबैक लूप में। तो एक्टिव हाई पास फिल्टर कैसे बना करता था भाई? ऐसे बना करता था, सही है। ये आर होता था, ये सी होता था, और ये वी आउट होता था, और यहाँ वी इन होता था। सो दिस वाज योर एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। हाँ, ये क्या चीज होती थी? वी इन वी आउट, ये क्या चीज है? C1 C2। So this is nothing but can be considered an all pass filter, or can be considered a closed loop configuration that lets an AC signal pass। सही है। यहाँ से आपने एक साइन वेव दी, साइन वेव यहाँ भी आई विद व्हाट रेशो? एक तो खैर फेज आउट होकर आई, रेशो क्या बना? C1 over C2 माइनस द क्लोज लूप गेन बना इनटू V out, एंड दिस इज इक्वल टू इनटू V in, दिस इज इक्वल टू V out, सही है। लेकिन इसमें इशू यही था कि अगेन हु डिफाइंस द DC पॉइंट एट दिस नोड? इस सर्किट पे हमने इवन इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में अपनी अंडरग्रेड में ही सवाल उठा दिया था कि भाई साहब यहाँ क्या होगा। हाँ, इस सर्किट में वी आर प्रीटी डैम हैप्पी। यहाँ कौन डिफाइन कर रहा है DC? इस सर्किट पे कभी हमने इसके किरदार पे शक नहीं करा। इस पर हमने इवन इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में जब हमें कुछ आता जाता ही नहीं था, हमने उसी वक्त कहा था यार भाई साहब बहुत जबरदस्त, दिस इज क्लोज लूप गेन, DC कहाँ है इसका? लेकिन इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई इशू नहीं था। तो यहाँ पर कोई DC डिफाइन कर रहा है क्या? कर तो रहा है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है। DC पे क्या हुआ? ये ओपन हो गया? आर तो नहीं ओपन हुआ ना, आर तो DC AC हर जगह रहता है। तो DC पर ये सर्किट क्या हुआ कि R इज स्टिल देयर नेगेटिव, एंड दिस फीडबैक लूप इज स्टिल देयर। तो ये जिस तरीके से ये खुल गया था ना, बिल्कुल खुल के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आ गया था, यहाँ जरा सी भी हवा चलती थी वो एस मल्टीप्लाई होकर इसको सैचुरेट कर देती थी। नो मोर द प्रॉब्लम इन DC,
इट्स स्टिल क्लोज लूप। क्लोज लूप आपको पता है कि हाँ यहाँ पर जरा सा ऊपर होगा, ये नीचे ले आएगा, ये जरा से नीचे जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये अपने आप को खुद बैलेंस करके वर्चुअल ग्राउंड एक्शन की वजह से इसको फिक्स रखेगा। सो नाउ दिस नोड वुड बी इक्वल टू व्हाट, इसको अगर मैं ए कह दूं और इस नोड को बी कह दूं, सो बी ए वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी बी। ये नोड इसको ट्रैक करती है, सही है। तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक एक्शन जो है वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू इस नोड को इस पर इसके करीब फिक्स रखेगा। दिस इज मिसिंग फ्रॉम दिस सर्किट, सही है। तो आप बिल्कुल ही कह सकते हैं, तो फिर जब देखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में तो इतना लंबी चौड़ी तकरीर करने का क्या फायदा है, आप लगा दें यहाँ पर एक रजिस्टर भाई, सही है। असल तो काम जो है वो काम तो यहाँ से गुजरना है, इस रजिस्टर का काम है बस यहाँ पर एक डीसी में बायस सेट कर देना। लेकिन अब वो रजिस्टर साहब आ तो गए, अब वो दूसरे कामों में भी वो जो है वो अटकाना शुरू कर देंगे, अपनी मतलब क्या कहते हैं उसको, टांग अड़ाना शुरू कर देंगे। हाँ, तुम लोगों ने अब क्या करना है कि ड्राइव करनी है ये वाली की एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट, सही है। ये मैं फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट डाल दूंगा, मैं हर दफा भूल जाता हूँ। खैर, तो मैं अभी एक्सप्रेशन बता देता हूँ। एक्सप्रेशन ये आएगी क्योंकि हमने आगे इस पे डिस्कशन भी करनी है। सो इट वुड बी समथिंग लाइक ये सही है। सो देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म हियर। ये कौन सी टर्म है भाई, क्या है ये? And of course we have a VB here. यहाँ VB भी इस एक्सप्रेशन में लगा हुआ है। ये क्या चीज है ये? देखो ये तो वो यूनिटलेस सा कांस्टेंट आ गया। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फॉर यू, इसको मैं के कह दूं, माइनस के, वही पुराना वाला फिक्स टर्म। अब के के नीचे जो है देयर इज 1 प्लस एस आर एफ सी एफ, और ये वही पुराना वाला वीबी। व्हाट इज दिस? सर ये पोल कह सकते हैं सिस्टम में आ गया एक आर की वजह अच्छा, से। मैं मेरे ख्याल में एक चीज इसमें और है। So when you do this, then it would be S R. हाँ भाई, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। So we now have a zero and a pole in our system. अच्छा, जीरो और पोल क्यों आ गया, जो कि अभी तक नहीं आ रहा था, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इम्पीडेंस एंड अ फ्रीक्वेंसी इन वेरिएबल इम्पीडेंस टकराई, जीरो भी आया, पोल भी आया। जीरो किस वजह से आ गया भाई, ये आपस में टकरा गए, सही है। और पोल किस वजह से आया, ये आपस में टकरा गए, सही है। तो अब थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि ये सिस्टम क्या, इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम बॉडी प्लॉट टाइप अगर हम प्लॉट करें,
what is it that we are going to get? For example, let me just so there is a 0 at DC. ये रहा DC पे 0 फ्रीक्वेंसी पे 0 बैठा हुआ है. पोल कहाँ बैठे हैं साहब? पोल बैठे हैं SP is equal to -1 over RFCF. So there is a pole somewhere. 0 से रेस्पॉन्स ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद फ्लैट हो जा रहा है. सही है. अब फिर यहाँ पर आपको याद होगा कि हम जो RB1 होता था उसको क्यों बहुत बड़ा रखा करते थे इन कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट स्कीम. कुछ याद है? इसी पोल की वजह से बड़ा रखा करते थे. फिर पहले भी बात हो चुकी है कि आपका जो ऑडियो बैंड है मैम्स माइक्रोफोन के लिए बना रहे हैं दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. वी वुड लाइक कि हमारा ये जो रेस्पॉन्स है इस रीड आउट का इट शुड बिकम फ्लैट फ्रॉम 20 हर्ट्ज. वो जो पोल है दैट शुड फॉल समवेयर हियर. ठीक है. अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आपने CF को छोटा भी करा था ताकि आपको गेन अच्छा मिल जाए, क्लोज लूप गेन. आपने CF को कोशिश करी थी भाई एज स्मॉल एज पॉसिबल. हाँ, लेकिन फिर ढस पड़ी थी आपने C0 की वजह से CF को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था कि आप सैचुरेट ना हो. आपकी दफा एक और मसला नजर आ रहा है. अगर CF छोटा है, फॉर एग्जाम्पल अगेन पीको में है, सो यू आर गोइंग टू नीड गीगा ओम्स ऑफ RF जो कि इस पोल को 20 हर्ट्ज से नीचे धकेल सके और आपको फ्लैट बैंड रेस्पॉन्स मिल सके. तो आप फिर वहीं आगे फंस गए कि अब ये गीगा ओम का RF मैं भाई क्लोज लूप सिस्टम बनाने के लिए और DC ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए गीगा ओम का RF में ऑन चिप कहाँ से ले आऊँ? सही है. सो गीगा ओम RF on chip, that's not something that you do or get every day. सही है. तो मसला वहीं आके फंस गया और उस मसले के एक दो हल थे जो हमने पिछले दफा भी निकाले थे. तो कुछ याद दिलाओ क्या हल थे गीगा ओम RF बनाने के लिए या RB1 बनाने के लिए? रिवर्स बायस में डायोड लगाया था हमने. रिवर्स बायस में डायोड लगाया था. एनीथिंग एल्स? ओके, सो रिवर्स बायस में डायोड ट्राई कर लेते हैं. अच्छा, अब हु टेल्स मी ये रिवर्स बायस में कैसे लगाऊं? इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में लगाऊं? इधर ये A लगाऊं या B लगाऊं? क्योंकि ये तो भाई ये वोल्टेज तो ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी आता है. जाहिर है ऐसे ये जो CM है, CM तो वेरी करती है, ऊपर भी आती है नीचे भी आती है. साइंस टोटल थिंग. तो ये तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा. अब रिवर्स बायस में किस तरफ लगाऊं? ऐसे लगाऊं या वैसे लगाऊं? अब मतलब मैं ये कहता हूँ यार कि चलो ये तो फिक्स है, ये ऊपर जा रहा है. मैं बस अपने आप को एक आंख से देखकर बस इतना लिमिट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये हो गया रिवर्स बायस. सही है. वो दूसरी तरफ गए तो जाहिर है वो हो गया फॉरवर्ड बायस. ये नीचे हो गया, ये ऊपर रह गया, तो फॉरवर्ड बायस हो गए. और जाहिर है देन मोस्ट ऑफ द करंट वुड फ्लो फ्रॉम हियर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम CF से करंट फ्लो करवाना है ना. चार्ज पैकेट जो CM से आ रहा है CF से फ्लो करवाना है, उससे तो नहीं करवाना. तो ये तो शॉर्ट कर देगा CF को, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा. सो नाउ वी जस्ट लिमिटेड आवरसेल्व्स कि हमने इस वजह से स्विंग लिमिट कर दी. स्विंग कैसे लिमिट कर दी? अब आपने कहा यार देखो इसका जो यहाँ कॉमन मोड है, यहाँ कॉमन मोड है, उससे 2 मतलब वी कॉमन मोड तकरीबन 200 से 400 मिली वोल्ट जाना ऊपर, 200 से 400 मिली वोल्ट जाना नीचे. क्यों? क्योंकि आपको डायोड का कर्व याद आ रहा था. इट वाज समथिंग लाइक दिस एंड दिस नी वोल्टेज कितना होता था? 0.5 वोल्ट. दिस इज करंट ऑफ डायोड एंड दिस इज वोल्टेज ऑफ डायोड.
तो इसके बाद तो फिर करंट का कोई हिसाब ही नहीं होता। उससे पहले पहले थोड़ा आप कहते हैं यहाँ गुजारा हो जाता है, तो आपने कहा भाई 200 400 200 400 ऊपर जाना, 200 400 नीचे आना, इससे ज्यादा नहीं करना, वरना एवरीथिंग वुड बी फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उल्टा करके लगा लें, आप सीधा करके लगा लें, वो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा ही। सो एक एक आइडिया जो मैंने एनालॉग डिवाइसेस के साथ मिलकर बनाया था, और उस पर हमारा पेटेंट वगैरह भी है, वो आइडिया में फिर वी नेम्ड इट मिलर कैपेसिटेंस। तो तुम लोग पढ़ चुके, मिलर रेजिस्टेंस का नाम दिया था हमने। सही है। सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस हियर, आई कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस हियर, आर बी। अच्छा, मैंने आर बी बनाई खाली, ए को मैं इधर कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1000, ये जो ओपन लूप गेन है इसमें सारी। आर बी मैंने खाली रखी 1 मेगा ओम, लेकिन मुझे जो इफेक्टिव आर बी नजर आई, वो नजर आई मुझे 1 गीगा ओम की। यानी कि ये मुझे कैसे नजर आई, जब मैंने इसका कोडे प्लॉट बनाया इस पूरे सर्किट का, तो होना ये चाहिए था कि पोल यहाँ कहीं होता, क्योंकि मैंने तो खाली 1 मेगा ओम रखी थी इधर, लेकिन पोल ऐसे इधर आया, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि 1 गीगा ओम की रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई है। सो क्या हो रहा है आपके ख्याल में, ये 1000 टाइम्स बूस्ट कैसे हो गई? गेन गेन की वजह से। हाँ, गेम की वजह से हो तो गई, लेकिन हुआ क्या है? सर इस पे मिलर इफेक्ट आया, इसको जो है इनपुट पे जो है बड़ी रेजिस्टेंस नजर आ रही है मिलर इफेक्ट की वजह से। ये तो उर्दू हो गई ना। टेक्निकली क्या हुआ क्या है? हाँ, नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है, ये तो हो गई जियो न्यूज की खबर। व्हाट आर द टेक्निकल डिटेल्स? क्यों नजर आ रही है बड़ी? इस जगह वोल्टेज क्या है? वी अगर इस आउट। सर्किट की एनालिसिस करके हूँ, वी आउट। चलो इसको मैं वी एक्स कह देता हूँ। वी आउट किसके बराबर है? 0 माइनस वी एक्स इंटू ए। वी एक्स किसके बराबर है? माइनस वी एक्स ओवर ए, सॉरी सॉरी, वी नॉट ओवर ए। सही, तो वी नॉट क्या है भाई? आप आउटपुट वोल्टेज है, कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, वॉट है, डिवाइडेड बाय 1000। सो वी एक्स पर कितना बैठा हुआ है? 1 मिली वोल्ट बैठा हुआ है। अब इस रेजिस्टर को क्या वोल्टेजेस नजर आते हैं, और इस रेजिस्टर को क्या नजर आते हैं? आ गया। जब यहाँ आउट पर 1 वोल्ट आता था और यहाँ पर ग्राउंड होता था, तो इस जालिम को पूरा 1 वोल्ट नजर आता था। ये तो उतना ही उसी लिहाज से ही करंट ड्रॉ करता था। अच्छा, था वो 1 मेगा ओम का, ये भी 1 मेगा ओम का था, आप अज्यूम कर लें तो 1 मेगा ओम 1 वोल्ट 1 माइक्रो ड्रॉ कर जाता था करंट। इन सब के साथ क्या आपने कर दिया मसला कि यहाँ पर आया 1 वोल्ट आया, यहाँ पर तो वो वर्चुअल ग्राउंड की वजह से 1 मिली वोल्ट बन गया। जब यहाँ 1 मिली वोल्ट बन गया, तो इसको क्या नजर आया बेचारे को? उसको 1 मिली वोल्ट नजर आया। अब थे ये 1 मेगा ओम के, लेकिन इन्होंने करंट ड्रॉ करा 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मेगा, तो इन्होंने करंट ड्रॉ करा 1 नैनो, हालांकि आउटपुट 1 वोल्ट था। इन्होंने करंट ड्रॉ करा था 1 माइक्रो फॉर एन आउटपुट ऑफ 1 वोल्ट। तो जो 1 नैनो ड्रॉ करे 1 वोल्ट के लिए, वो तो गीगा ओम ही होता है ना भाई। So you just use this virtual ground effect and used a smaller resistor to achieve a much higher looking. तो ये अब पता नहीं, फिर मैं असाइनमेंट का नंबर भूल जाता हूँ। दिस इज असाइनमेंट नंबर x2, पिछले दफा हमने x कहा था, एंड दिस इज योर असाइनमेंट x3, drive expression of this circuit for V naught। ठीक है।
तो ये मिलर रेजिस्टेंस जो है हमने इसमें पढ़ ली, और हमने ये देख लिया कि एक छोटी रेजिस्टर के थ्रू भी हम एक बड़ी रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। अब एक जो हमारा पुराना मसला चल रहा था वो अभी तक फंसा हुआ है, उसका कोई हल निकाल लिया जाए। तो वो मसला क्या चल रहा है भाई? हाँ, वो मसला ये चल रहा है कि मैं सी नॉट का क्या करूं, सी नॉट से कैसे जान छुड़ाऊं। ये है ना सिंप्लीफाइड सर्किट, सी नॉट से जान छुड़ानी है, क्या करूं? इस सर्किट में कुछ एक चीज है जो अनयूज जा रही है। जरा ये रखिए ना, ये इस पे यहाँ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ये अभी नजर आ रहा है। हाँ, इधर गौर करो और इधर गौर करो, इधर गौर करो। कोई मतलब चीज है जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे, वो बस ऐसे ही बेचारा मतलब बस अनयूज जा रहा है। तो हम वहां कुछ चालाकी दिखा के सी नॉट से जान छुड़ा सकते हैं। क्या ख्याल है? सर वो नॉन क्या चीज? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ग्राउंड की हाँ जगह कोई वोल्टेज है। हाँ, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ये अनयूज जा रहा है, ऐसे ही हमने एक वोल्टेज लगाया हुआ है। हम इधर अगर कुछ चालाकी दिखाएं, किस टाइप की, किस टाइप की चालाकी दिखाएं जो कि हमें कहाँ नजर आ रहा है कि आउटपुट होती क्या है? आउटपुट ये होती है, ये जीरो किधर का वोल्टेज था, ये इधर का वोल्टेज था। सो व्हाट इफ वी कैन कम अप विद समथिंग हियर जो कि सब्ट्रैक्ट करके सी नॉट वाले उसको सब्ट्रैक्ट कर दे टर्म को, तो हम सो अब हम जा रहे हैं एक ऐसे सर्किट की तरफ जिसको कि आप जानते हैं, यू कॉल इट फुली डिफरेंशियल। ये हो गया सी एम, ये हो गया सी नॉट, ये हो गया वी बी। So what if I connect a C naught here and if I connect it here? अब ये C naught कहाँ है? ये तो सेंसर है, आप ये तो सेंसर है। so I know कि उसकी C naught कितनी, I connect and on chip मैचिंग C naught, सही है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ ले जाऊं। अब मैं सिंगल फीडबैक नहीं लगा सकता, I have to come up with a fully differential structure now. So this is assignment number X3, derive, फिर वही ड्राइव करना है वी नॉट फॉर दिस सर्किट। सही है मैं इंशाल्लाह। अब वी नॉट क्या है यार? दिस इज वी नॉट 1, दिस इज वी नॉट 2, और जब हम वी नॉट कहते हैं तो इट्स डिफरेंशियल ऑफ द टू टर्म्स, सही है, सो फ्रैक्शन ऑफ द टू टर्म्स। अब आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे। अच्छा, मिलर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कहाँ लगी है? एक मिलर रेजिस्टेंस ये लगी हुई डाउन टू ग्राउंड RB1, और दूसरी कहाँ लगी? ये लगी RB2 डाउन टू ग्राउंड। तो अब दो वर्चुअल ग्राउंड है, एक ये है और एक ये है। दोनों पर आपने रेजिस्टेंस लगाकर, ताकि देयर इज अ डीसी सोल्यूशन, ऐसा ना हो कि नोड फ्लोटिंग रह जाए। तो ये अगर बहुत टाइम है तो एक एनालिसिस यहाँ पर भी RB2 को यहाँ लगाना, RB1 को यहाँ लगाना, एक दफा ये एनालिसिस भी कर लेना कि किधर आता है। अच्छा, ए को ए लेना, अभी कोई 1000 इस टाइप का कोई वैल्यू नहीं लेना, और इसकी एनालिसिस करना, सही है। तो इसको हम यहाँ रोकते हैं। एक चीज अभी हम स्किप करेंगे और कुछ आगे की चीजों पर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इस पर हम वापस आएंगे। सो जो स्विच कैपेसिटर प्री एम्प है, इसको हम थोड़ा लेटर इन द कोर्स हम पढ़ेंगे। अब हम इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स, या जिसको हमने फिल्टर्स भी कहा था इस कोर्स में, सही है। फिल्टर्स क्या करेंगे कि आपके सिग्नल को जाने देंगे और नॉइज को किसी ना किसी तरीके से खा जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर दोस नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स।
तो इसका इंट्रो मैं देता चलता हूँ, इस पर डिटेल में हाथ अगले लेक्चर में डालेंगे इंशाल्लाह, जो कि परसों ही है। तो ओके, हमने एनालॉग 1 में नॉइज नहीं पढ़ी है ना। So the first thing that we have to see is noise or noises in MOSFET. सही है। तो कितने लोगों को कौन कौन सी नॉइजेस याद हैं? सर एक वाइट गॉसियन नॉइज, वो थोड़ी सी है। वाइट गॉसियन नॉइज, ये क्या चीज होती है वाइट गॉसियन नॉइज? सर इसका ऑलमोस्ट फ्लैट बैंड रिस्पांस होता है, मतलब सारी फ्लैट फ्रीक्वेंसी बैंड रिस्पॉन्स होता है, सही। सो इफ आई टॉक अबाउट नॉइज, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, तो फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स का मतलब ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन है। किस चीज की स्ट्रेट लाइन है? ये नॉइज का क्या है? ये क्या चीज है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, राइट। तो अब ये क्या चीज होती है भाई? स्पेक्ट्रम के हर बिन में, 1 हर्ट्ज का बिन, यानी 1 हर्ट्ज, सॉरी नॉट हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज यानी 2 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज तक, 3 से 4 हर्ट्ज तक, 4 से 5 हर्ट्ज तक, सही है। एक हर्ट्ज के बिन में कितनी पावर जो है उस सिग्नल में। सो दिस इज व्हाट योर एफएफटी डज और डीएफटी डज, सही है। क्या करता है? एक हर्ट्ज की बिन लेता है, 1 हर्ट्ज की विंडो लेता है, उसको अप्लाई करता है सिग्नल पे, और उस कंपोनेंट की, उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कितनी पावर है। अब पावर क्यों होगी भाई? एक सिग्नल के अंदर एक 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल रिपीट हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, सही है। तो जब आप एवरेज लेंगे तो वो जालिम हर वक्त ही आए जा रहा है, रिपीट हुए चले जा रहा है। तो एवरेज लेंगे तो वो आएगा, उसकी उसकी जो है ना, मतलब 1 किलोहर्ट्ज पे उसकी पावर नजर आएगी। एक सिग्नल है, फर्ज करें 100 हर्ट्ज का, वो एक दफा आया था, फिर चला गया, फिर 10 मिनट के बाद आ रहा है, फिर। अब आपने जब एवरेज लिया तो अब उसकी पावर जो है वो इतना ज्यादा एवरेज के अंदर मतलब नजर नहीं आएगी। सो दैट्स द होल आइडिया कि एफएफटी क्या करता है कि छोटी 1 हर्ट्ज की बिन लेकर हर हर फ्रीक्वेंसी बिन पर चेक करता है, अच्छा भाई ये वाला सिग्नल कितना आ रहा है, अच्छा ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है। सो एफएफटी इज जस्ट लाइक एन एवरेज, जो कि हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर क्या हुआ, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर आ रही हैं, आ रही है आवाज? यस सर आ रही है बात। यस सर। हाँ, तो ये वाइट नॉइज कौन हो गई, जिसमें कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का रेस्पॉन्स ऐसे फ्लैट होता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होता है, इट्स लाइक दिस। तो और कौन सी नॉइजेस होती हैं भाई? So there is 2 types of noises in MOSFET circuits. अभी हम जरा 2 पर ही अपने आप को लिमिट करते हैं। फ्लिकर नॉइज एंड थर्मल नॉइज। फ्लिकर नॉइज की पहले मैं शक्ल बना देता हूँ, फिर हम जो है ना इसको, तो इट्स लाइक दिस, हायर on lower frequencies and then lower on higher frequencies, सही है। जिस फ्रीक्वेंसी पर, पहले काम की बात कर लेते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर फ्लिकर नॉइज और थर्मल नॉइज सेम होती है उसको कहते हैं आप द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉइज के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, मतलब इसको फिल्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं समझ लेना, या किसी और चीज की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं समझ लेना। दिस इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू नॉइज, जिधर के फ्लिकर नॉइज नीचे आ रही थी फ्रीक्वेंसी के साथ, और बराबर हो गई जिधर जाके थर्मल नॉइज, यानी अब आगे जो है थर्मल नॉइज डोमिनेट करेगी, इधर फ्लिकर नॉइज डोमिनेट करती है, सही है। फ्लिकर नॉइज जो है वो मॉसफेट्स के अंदर, अब आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू फैक्ट, और तुम लोगों ने क्या करना है, जो पिछले दफा, अगली दफा अल्लाह करे मुझे याद रहे, तुम लोगों से पूछना, और याद आया तो मैं इसी पे क्विज लूंगा, सही है। वो ये
कि फ्लिकर नॉइज जो है, लेट्स कॉल इट FN, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द MOSFET. सही है. This is also inversely proportional to square root of frequency. ठीक हो गया. तो ये दो चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर MOSFET डिवाइस बड़ी है तो उसका फ्लिकर नॉइज कम है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे फ्लिकर नॉइज ज्यादा है और जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे कम है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज रूट RMS of the noise. So this is VRMS. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि it is inversely proportional frequency. अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर ऑफ फ्लिकर नॉइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी. ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, पावर है 1/, फ्रीक्वेंसी. व्हेन वी टॉक अबाउट कि यार आरएमएस वोल्टेज बताओ कि नॉइज का आरएमएस वोल्टेज कितना है, तो मैं इन चीजों पर आ रहा हूँ, अभी पलट के आता हूँ 2 मिनट में. So we are going to say कि भाई it's inversely proportional to the root of frequency. सही है. तो आपका घर पे काम क्या है? Reason why FN flicker noise exists in MOSFETs and the complete formula of FN. सही है. ये बुक के अंदर दोनों चीजें हैं, बस आपने इतनी जहमत करनी है, जाके पढ़ना है. सही है. थर्मल नॉइस पर आते हैं, लेकिन पहले जरा नॉइस के बारे में एक दो चीजें बता दो. नॉइस क्या होती है चीजें भाई? इन जनरल व्हाट इज नॉइस? अनवांटेड सिग्नल्स. अनवांटेड सिग्नल. सही है. तो मॉसफेट में अनवांटेड सिग्नल कहाँ से आ गया? अक्सर पावर सप्लाई से भी आ जाते हैं. चलो पावर सप्लाई से आ गया. और ये पावर लाइन मतलब की फ्रीक्वेंसी भी होती है. फ्लिकर नॉइज जो है वो तो मैंने उसमें जिक्र ही नहीं करा कि मैंने तो ये कहा है कि मॉसफेट की अपनी नॉइज है. सही है. मैंने ये नहीं कहा कि सर्किट की नॉइज हैं. ये तो मॉसफेट अपने अंदर कोई नॉइज लिए बैठा है कि आप एक सीधा सिग्नल उस पर डालें और वो आउटपुट पे आपको एक सिग्नल देता है जिसमें प्लस एक नॉइजी कंपोनेंट भी होता है. तो अब ये तो मॉसफेट से सिग्नल आ रहा है, हमें बड़ा एकदम से शौक ये हो रहा है कि भाई एक सिग्नल में 1 वोल्ट देता था, उस 1 वोल्ट में ये मॉसफेट कुछ ऐड करके दे देता है, यानी नॉइज ऐड करके दे देता है. तो इस नॉइज से मैं पावर जनरेट करा लूं, मतलब मुझे एक मुफ्त में एक सिग्नल मिल रहा है जो कि मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया था. तो ये तो एक मुफ्त की चीज है ना. मतलब मैंने ग्लास में पानी डाला था 1 लीटर, मुझे 1.1 लीटर मिल रहा है. ये तो बहुत जबरदस्त चीज है. मैं खाली ग्लास भरूं और उसको खाली करूं, जैसे ही वो 1.1 पे पहुंचे और 0.1 का गेन हासिल कर लूं, तो मेरा तो कारोबार चल पड़ेगा ऐसे पानी का. एक बोतल खरीदूं और बस सुबह शाम ग्लास भरता हूँ. सो नॉइज तो ऐसा इशारा कर रही है कि आई कैन हैव अ परपेचुअल सिस्टम. एक सिस्टम जो है वो सारी जिंदगी, मतलब बगैर कुछ इनपुट दिए उससे आउटपुट ली जा सकती है. डज इट सीम रीजनेबल? तो नॉइज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली पढ़ी होंगी. मुसीबत ये है कि जालिम का एवरेज 0 है. सही. जितनी दफा ऊपर जाता है उतनी दफा नीचे जाता है, वरना तो मैं इससे 10 काम करा लेता. मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि जैसे ही ग्लास पे ऊपर जाता है, मैं उसी का ग्लास खाली करके दूसरी जगह जो है ना भर लेता, पानी 1 लीटर से ज्यादा पानी अचीव कर लेता. सही. तो मसला ये कि इट हैज 0 मीन. सो वी कांट हैव अ परपेचुअल सिस्टम जस्ट बिकॉज कि आपने एक सिस्टम लगाया, उससे कहा भाई तू शुरू हो जा नॉइज जनरेट करना, मैं तेरी नॉइज से आगे जाना फायदे उठाने जा रहा हूँ.
तो अब जीरो मीन है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि FFT is like taking average of every frequency bin. तो जीरो मीन का एवरेज तो हमेशा जीरो आएगा ना, ये कैसे मतलब FFT फिर आएगा कैसे अगर जीरो मीन का सिग्नल है? That is exactly why you study this. अब जितना ऊपर है उतना नीचे है, आप क्या करते हैं उसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया एंड देन यू गो फॉर दिस, फिर क्या किया, एवरेज किया, सही है। अब एवरेज आ जाएगा नॉन जीरो। पहले क्या था, पहले द सिग्नल वाज समथिंग लाइक दिस, ऊपर, अब मैं पीरियोडिक बना रहा हूँ, पीरियोडिक नहीं होती ऐसी नॉइज, नॉइज तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी होती है, जितना ऊपर था उतना नीचे था, स्क्वायर कर दिया, ये ऊपर कहीं चला गया, ये भी ऊपर आ गया, अब एवरेज लिया। इससे पहले एवरेज कहाँ था, यहाँ था एवरेज, अब एवरेज कहाँ है, यहाँ है एवरेज, सही है। अब एवरेज लेने के बाद मैंने कहा भाई मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, अब मुझे RMS बताएं, सो दिस इज एंड व्हाट यू डू, सही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर किया था, उसका मीन लिया था और उसका फिर रूट लिया था, सही है। स्क्वायर किया था, मीन लिया था और रूट लिया था। यार तुम लोगों ने DSP पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है यार? किसी ने भी नहीं पढ़ी DSP? पढ़ी है सर। सारों ने पढ़ी सर। ये मिस सक्सा है ये, जो कीट से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पढ़ी है DSP? यस सर, पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वाला नहीं आया, ये तुम लोगों के सर्किट्स 2 में कुछ याद आ रहा है RMS? अच्छा चलो खैर, देखते हैं किस हद तक याद आता है क्या होता है। सो अब नॉइस को जो है ना इस तरीके से करना होगा। अच्छा उसके बाद यार जब आप कह रहे हैं इट्स अ वाइड बैंड नॉइज, एक है जो कि बहुत वाइड बैंड है। वाइड बैंड का क्या मतलब है, उसमें एक 10 हर्ट्ज का सिग्नल भी है, उसमें एक 100 हर्ट्ज का भी है, उसमें 1 किलो हर्ट्ज का भी है, उसमें 1 मेगाहर्ट्ज का भी है। अब भाई मैंने कहा अच्छा मैं तो यार मेरे पास बस एक 1 सेकंड तक ऑब्जर्व करूंगा मैं, 1 सेकंड तो स्टिल इज प्रीटी बिग। चलो 1 मिली सेकंड तक ऑब्जर्व करूंगा। 1 मिली सेकंड में 1 मेगा का सिग्नल तो आ गया, 1 मिली सेकंड में 1000 दफा आ गया 1 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल। 1 किलो हर्ट्ज वाला सिग्नल एक दफा आया 1 मिली सेकंड में। 100 हर्ट्ज वाला तो बेचारा अभी उसका 10वां हिस्सा ही आया था, और 1 हर्ट्ज वाला तो उसका 1000वां हिस्सा आया था। तो अब यार मसला ये कि how would I come up with an accurate representation of a low frequency signal if I haven't even observed one single cycle of it? So, अब अगर आपने नॉइस को स्टडी करना है और नॉइस का एवरेज वेवरेज लेना है, सही है, एवरेज लेना है, मीन लेना है, सही है, रूट लेना है, सो यू हैव टू गो फॉर स्टेटिस्टिकल अप्रोच। स्टेटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है, आप बहुत देर तक इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बैठ आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, सैंपल्स लेते रहेंगे, नॉइज ऐसे डिंग 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 कुछ करती रहेगी। इसमें कुछ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, एकदम नीचे गया, बहुत तेजी से ऊपर आया, ये यूं करके ऊपर जा रही है, दिस इज अ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, सही है। तो अब लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी है, हाई फ्रिक्वेंसी भी है, यू वुड एटलीस्ट सैंपल दोज मैनी सिग्नल्स जो कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को पूरा करें कि कहाँ तक आपने जाना है हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। एटलीस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी हाफ ट्वाइस द सिग्नल बैंडविड्थ, और फिर कम से कम आप 10-12 सिग्नल सैंपल्स तो लाएं लोअर फ्रीक्वेंसी साइड के, फिर आप जाके एवरेजिंग लेने की बातें करें। तो व्हेन वी नीड टू स्टडी नॉइज वी हैव टू डू इट statistically, we have to sample it from we have to have a large data set, and then we can only study square of it, then we take average and then we take square root। तो उसकी बेसिस पर जो फॉर्मूले हैं वो आपको otherwise noise is a random signal,
आप एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता सकते आप. सो यू कांट जस्ट कम अप एंड से कि इस वक्त मेरी नॉइज जो है वो 1 नैनो वोल्ट आ रही है. नो यू कांट रियली डू दैट. सो ये इट्स रैंडम सिग्नल. यू कांट जस्ट से यू हैव टू स्टडी स्टैटिस्टिकली. आप बहुत सारे सैंपल्स लेंगे, उसका एवरेज बताएंगे. इस वक्त आप बताएंगे एवरेज यार नॉइज फ्लोर यहाँ बैठा हुआ है, एवरेज जो स्पॉट नॉइज है वो यहाँ है वहाँ है, इस तरह की बातें आप करेंगे. तो डेटा शीट्स में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अभी मुख्तलिफ सेंसर्स की नॉइजेस को किस तरीके से दिखाया जाता है. तो एक तो अभी फ्लिकर नॉइज, नंबर 2 इज थर्मल नॉइज. थर्मल नॉइज यार सुन चुके हो तुम लोग. सो गिव मी अ रीजन व्हाई डू वी हैव थर्मल नॉइज इवन इन अदर सिस्टम्स, आई मीन अदर देन MOSFET. इसको और नाम से सुन चुके हो. क्या याद आ रहा है इससे? ग्राउंड मोशन तो वाइब्रेशन से रिलेटेड नहीं होती, मतलब जब वाइब्रेशन हाँ, क्या होता था? क्या होता था वो? ब्राउनियन मोशन क्या होता था जिसकी वजह से perhaps you are saying the Brownian noise or thermal noise manifests itself. Brownian motion होता था random motion of the lattice atoms. सही है? due to temperature. सही है? लैटिस है आपकी, घूम फिर के ट्रांजिस्टर किस चीज से बना है यार? उस सिलिकॉन के आइटम्स हैं, ऊपर नीचे हिले जा रहा है. एक इलेक्ट्रॉन से आप गुजर रहे थे, एक दफा गुजरे सुकून से गुजर गए, दूसरी दफा गुजर रहे थे ये ऊपर आ गए थे, ये रैंडम टकरा गए. अच्छा, यहाँ बैठे हुए आप कह रहे थे भाई इस वक्त तक, ये आप बैठे हुए थे कि भाई इस वक्त तक तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, एक तो पहुंच गया, 2 नहीं आए, एक पहुंच गया. तो एक यहाँ टकरा के अभी फिर पीछे से जाके दोबारा से ट्राई कर रहे हैं आने की. आपने कहा ये क्या भाई, मेरा सिग्नल तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया. अच्छा, फिर क्या हुआ, अगली दफा ये पुराने वाले भी निकल गए और पीछे से जो 2 मजीद आ रहे थे वो भी निकल गए. तो अभी पिछली दफा आपको 1 मिला था, अगली दफा आपको 3 मिल गया. तो आपने कहा बस भाई ये क्या, ये मेरा सिस्टम ऊपर चला गया 3 पे, आने से 2. अब ये टडिंग 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 ऐसे जो है ना, ये कुछ मामला ऐसे करके ये बिकॉज दिस थिंग इज प्रीटी रैंडम. सही है? रैंडम मोशन है, ट्रायंगुलर मोशन है, और उससे अंदर टकराव करा के जो भी चीजें निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, आप तो इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं ना, आपको तो नहीं पता कि अंदर क्या कुछ हो रहा है. आप तो ये देखते हैं कि भाई मैंने यहाँ से 2 भेजे थे यार हर दफा, यहाँ कभी 1 पहुंचता है, कभी 3 पहुंचता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. सो दैट डिफाइंस के जो ब्राउनियन मोशन है, दैट गिविंग राइज टू अ थर्मल नॉइज इन MOSFET. इसका फॉर्मूला क्या है बुक में, खुद से देखना. मैं अगली दफा कोई भरोसा नहीं इस पर कोई इसलिए मान. सही है? सही. तो अब एक चीज खुद से थोड़ा सा स्टडी करके आना, मॉडलिंग ऑफ नॉइज इन MOSFET सर्किट्स. थोड़ा सा स्टडी करके आना, इसको हम अगली दफा खुद से भी करेंगे. सही है? और फिर हम इन टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे कि नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स, फिल्टर्स जो कि सिग्नल को जाने दें और नॉइज को रोक लें. अब कौन सी नॉइज से हमें टेंशन हो गई? टेंशन ये हो गई भाई कि अच्छा MOSFET खुद नॉइज डाल देता है. अच्छा, MOSFEट खुद डाल देता है तो इसके अंदर क्या बैठा है भाई? दिस इज योर फेवरेट टेलीस्कोपिक ओटा. टेलीस्कोपिक ओटा क्या होता था? ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स. अब उसमें अगर तमाम MOSFET बैठे हुए नॉइज डाल रहे हैं, तो यहाँ तो मेरा सिग्नल आ रहा है, ये तो खुद उसमें एक नॉइज ऐड करके बाहर फेंक रहा है. तो इसकी अपनी नॉइज का क्या होगा? मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि बाहर से जो नॉइज आनी है वो कैसे बचाऊं, ये तो ये अंदर बैठे हुए हजरत नॉइज डाल रहे हैं. So the first thing that we are going to see is how do we auto zero our circuits. Auto zero क्या है? कि जो खुद गंदला डाल दिया हमारे सर्किट्स में, how do we get rid of that. ठीक है? तो अगली दफा ये पढ़ेंगे. अभी बताओ अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक जो देखा है आज उसमें.
अगर नहीं है देन लेट्स कॉल इट अ डे, इंशाल्लाह परसों लगा देती है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ। वो अगर स्टार्ट वाले सर्किट पे जाए ना, जो सबसे पहले आपने ड्रा किया था, ये यस सर। अब सर इसमें जिस तरह देखें सी नोट के अक्रॉस एक टर्मिनल पे तो वीबी हमने दिया हुआ है, दूसरे टर्मिनल पे भी हम वर्चुअल ग्राउंड दे रहे हैं, तो हाँ ये इवेंचुअली सी नोट को यही कैंसिल नहीं करना चाहिए यहीं पे? ये मतलब दोनों टर्मिनल पे फिक्स ही है ऑलमोस्ट, एक पे वीबी है और दूसरे पे वर्चुअल ग्राउंड, लेकिन फिर भी सी नोट का इफेक्ट आ रहा है। हाँ, अब वो वही मसला है कि बेसिकली ये वाला वर्चुअल ग्राउंड तो ऐसे, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि दिस इज एन एसी ग्राउंड, तो यहाँ पे जो जो सिग्नल आता है वो इस सी नॉट क्यों नहीं खा रहा? हाँ देखो यहाँ यार सिग्नल जो है ना, वो पीने के लिए दो एक ही टर्मिनल है CP2 के पास, यहाँ सिग्नल आया एंड देन वी आर जस्ट कंपीटिंग एट दिस, यहाँ हम वोल्टेज चेंज नहीं आने दे रहे। हम क्योंकि देखते इसको मतलब दैट्स नॉट हाउ द सर्किट इज वर्किंग, लेकिन अब अपनी आसानी के लिए ना हम एक आंख से देख रहे होते हैं यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो सकता भाई? चार्ज यहाँ क्यों नहीं जा सकता? सही है। सो ये चार्ज इट कैन चार्ज तो बेसिकली इट्स गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जब इसने चेंज करा है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकला है। आपने कहा भाई यहाँ तो नीचे तो मतलब मैं बेसिकली जाने की जरूरत नहीं, इससे पहले मैं यहाँ पर कर जाता हूँ जो है मतलब बेसिकली उससे पहले इफेक्ट ले जाता हूँ इसका वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू। यहाँ पर इशू ये है कि आप बेसिकली द सेम थिंग कैन हैपन हियर। तो अब अगर देखो ना तो ये दिस इज कंबाइंड कैपेसिटेंस, अगर तुम इसको देखो तो यू कैन ऑलवेज ये तो इसके पैरेलल में नहीं आती ना, अगर तुम इक्विवेलेंट निकालो ना तो CM और C0 कैन बी लम्प्ड इनटू वन सिंगल कैपेसिटेंस COM, ठीक है? तो वो CO जो है ना उसके अंदर बैठा हुआ ही है बिकॉज दे शेयर कॉमन टर्मिनल। यहाँ पर हाँ कॉमन टर्मिनल नहीं है, एक टर्मिनल कांट रियली लम्प इट। तो अगर इस तरीके से समझने में आसानी है कि C0 बेसिकली पार्ट ऑफ CM, यू कांट सेपरेट इट। तो यहाँ से जो भी इसने चेंज लाया है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है, तो यहाँ से भी C0 इसको तंग कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। यहाँ से हमने ये पर्सपेक्टिव डेवलप करा कि भाई यहाँ तो हम चीज को चेंज नहीं होने दे रहे। सही है। सो दैट्स व्हाई कि ये मतलब इट्स इनसेपरेबल कि आप इसको CM को C0 को अलग नहीं कर सकते आप। दे आर जस्ट lumped together because they have both terminals common। तो ये तो हम अपनी आसानी के लिए दिखाते हैं, अदरवाइज व्हाट वी शुड हैव डन इज के ये एक है जिसमें के ऐसे है। सही है। सो इट्स नॉट रियली सेपरेट, ये तो हम दिखाते इसलिए नजर आए कि हाँ देयर इज अ वेरिएबल कंपोनेंट, अदरवाइज इट्स जस्ट दिस। सही है। इसका एक हिस्सा है जो हिलता ही नहीं है और एक हिस्सा है जो कि हिलता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, तो चलो फिर परसों मुलाकात होती है, कोई इसके लिए तैयार हो के आना, पढ़ पढ़ा के। सही है।